हेलो एंड वेलकम टू सिविल एजी। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं टेंशन मेंबर। इससे पहले हम लोगों ने इंट्रोडक्शन पार्ट, रिवेटेड कनेक्शन और वेल्डेड कनेक्शन पढ़ लिया है। अब बारी है टेंशन मेंबर और कंप्रेशन मेंबर को पढ़ने की। तो टेंशन मेंबर क्या होता है? तो सिंपल सी बात है, कोई भी स्टील मेंबर जिस पे कम कंप्रेशन लग रहा हो वो कंप्रेशन मेंबर कहलाएगा, और जिस पे टेंशन लग रहा हो, है ना, वो क्या कहलाएगा? वो टेंशन मेंबर कहलाएगा। ठीक है। तो आज हम लोग का बारी है कंप्रेशन मेंबर पढ़ने का, और इसके बाद हम लोग पढ़ेंगे कंप्रेशन मेंबर। वो मेंबर जिस पे कंप्रेशन लगेगा वो कंप्रेशन मेंबर कहलाएगा। ठीक। तो चलिए, एक और भी यहाँ पे सीधे निकल जाएंगे तो एक ऑब्जेक्टिव मिल जाएगा कि कंप्रेशन मेंबर को और क्या कहते हैं। तो उसको टाइम मेंबर भी कहते हैं। छोटा सा ऑब्जेक्टिव है। कंप्रेशन मेंबर को टाइम मेंबर भी कहा जाता है। ठीक। अब बात करते हैं टाइप्स ऑफ टेंशन मेंबर। टाइप्स ऑफ टेंशन मेंबर। टेंशन मेंबर, देखिए टाइप्स ऑफ टेंशन मेंबर को हम दो भाग में बांट लेते हैं। ठीक है ना। तो ये कोई किताबी लाइन नहीं है, कोई किताब में नहीं मिलेगा कि टाइप्स ऑफ टेंशन मेंबर दो तरह का होता है। बस ये पढ़ते पढ़ते ये नॉलेज आ जाता है लोग को। तो एक को रखते हैं हम प्योर टेंशन मेंबर में, ठीक है ना, प्योर टेंशन मेंबर की कैटेगरी में रखते हैं। और एक को रखते हैं नॉन प्योर टेंशन मेंबर की कैटेगरी में। मान लीजिए नॉन प्योर टेंशन मेंबर। ठीक बात। तो अब देखिए प्योर टेंशन कौन कौन सा होता है। तो प्योर टेंशन मेंबर जो होता है वो है हमारा, एक होता है वायर, दूसरा है केबल, तीसरा है हमारा बार, या इसी को रॉड्स कर लीजिए। ठीक है। और नॉन टेंशन मेंबर जो है वो हो जाएगा आपका एंगल सेक्शन। चैनल सेक्शन को सी सेक्शन भी कहते हैं, तो सी चैनल सेक्शन। इसके अलावा आई सेक्शन। इसके अलावा फ्लैट प्लेट, है ना। इंट्रोडक्शन पार्ट में इस सब के बारे में बहुत विस्तार से बताया गया है, आप देख लीजिएगा। तो खैर इसको हम प्योर और नॉन प्योर क्यों कह रहे हैं? तो इन मेंबरों को हम प्योर टेंशन मेंबर इसलिए कह रहे हैं क्योंकि इनके पास कंप्रेशन को झेलने की क्षमता या तो 9 के बराबर होती है या बिल्कुल ही नहीं होती है। ठीक है। दे कैनॉट रेजिस्ट कंप्रेशन और दियर स्ट्रेंथ इज नेग्लिजिबल इन कंप्रेशन। ठीक है। और ये जो है नॉन प्योर टेंशन मेंबर की कैटेगरी में जिनको जिनको रखे हैं, वो क्या है कि वो कभी टेंशन मेंबर में भी यूज हो जाता है और कंप्रेशन को भी झेलने में यूज हो जाता है, दोनों काम में आता है, इसलिए हम नॉन प्योर इसको कह रहे हैं। ठीक है, यहाँ तक बात समझ गए। अब देख लीजिए जो हमने बताया है वो यहाँ लिखा है नोट्स में। नोट्स पीडीएफ सेक्शन में हर बार मिल जा रहा है सबको, वहाँ से आप डाउनलोड कर सकते हैं। ठीक है। तो अब देखिए कि टाइप्स ऑफ टेंशन मेंबर, वायर्स एंड केबल्स, बार्स एंड रॉड्स, प्योर टेंशन मेंबर की कैटेगरी में रखा गया है। Wires and cables, bars and rods are called pure tension member because it take only tension stresses. They cannot resist compression or their strength is they cannot resist compression because their strength is negligible in compression. ठीक है। अब इसका इस्तेमाल क्या है? तो देखिए इसका इस्तेमाल क्या है कि वायर का इस्तेमाल होता है होस्टिंग पर्पस में। अब होस्टिंग पर्पस क्या होता है समझ लीजिए। क्रेन देखें, क्रेन, ठीक है ना। क्रेन में ऐसा हुक लगा हुआ होता है और वहाँ पे एक तो तार लटका हुआ होता है, इसी से वो जो है सामानों को इधर उधर ढोने के काम में लाता है। तो ये लटक रहा है ना, यही वायर है। ठीक है ना। तो ये एक तरह का टेंशन मेंबर है। केबल, बड़ा बड़ा सस्पेंशन ब्रिज में देखे होंगे, जो सस्पेंशन ब्रिज का मतलब होता है कि वो केबल पे लगा हुआ है। ठीक है। इसके अलावा अब यहाँ पर लिखते हैं हम आगे, इनके बारे में लिखा है कि इसके अलावा टेंशन मेंबर में एंगल सेक्शन, चैनल सेक्शन, आई सेक्शन आदि भी इस्तेमाल किए जाते हैं, पर ये सभी सेक्शन कंप्रेशन मेंबर में भी इस्तेमाल किए जाते हैं, अतः इन्हें प्योर टेंशन मेंबर की श्रेणी में नहीं रखा जा सकता। ठीक है। अब आगे अब बारी है समझने का सिलेंडरनेस रेशियो। सिलेंडरनेस रेशियो क्या होता है? तो देखिए सिलेंडरनेस रेशियो टेंशन मेंबर का भी हम लोग पढ़ रहे हैं। आगे वाला चैप्टर जब हम लोग कंप्रेशन मेंबर पढ़ेंगे तो उसमें हम लोग कंप्रेशन मेंबर का भी सिलेंडर रेशियो जानेंगे कि कोडल प्रोविजन है, और आपको एक क्वेश्चन तो इससे बनेगा ही बनेगा। ठीक है ना। तो ठीक है, पहले समझते हैं सिलेंडर रेशियो क्या होता है। जिनको पता होगा अच्छी बात है, जिनको नहीं पता पहली बार सुन रहे हो थोड़ा समझिए सिलेंडर रेशियो क्या होता है। तो पहले सिलेंडर रेशियो को डिनोट करते हैं हम लोग लैम्डा से। क्या चीज़ से? लैम्डा से डिनोट किया जाता है, लैम्बडा।
इसका फार्मूला होता है सिलेंडर रेशियो का एल इफेक्टिव बाई आर मिनिमम। तो पहले हम एल इफेक्टिव समझाते हैं, फिर आर मिनिमम समझाते हैं। तो देखिए एल इफेक्टिव क्या होता है कि मान लिया जाए कि कोई कॉलम है, ठीक है, एक कॉलम है यहाँ खड़ा, और एक कॉलम जो है यहाँ फिक्स है और ऊपर भी फिक्स है, ठीक है। तो यहाँ से लेकर यहाँ तक का जो इसका लेंथ होगा वो कहलाएगा एक्चुअल लेंथ। क्या कहलाएगा जी? एक्चुअल लेंथ कहलाएगा। अब जब यही कॉलम लोड लगने के कारण थोड़ा बकल कर जाए, ठीक है, क्या कर जाए? बकल कर जाए, तो ये जो बकलिंग लेंथ है ना, इसी को कहते हैं एल इफेक्टिव, ठीक है ना। तो जब दोनों पोर्शन फिक्स हो उस केस में ये जो बकलिंग प्रोसीजर होता है ना, वो जो बकलिंग होता है, एक मिनट रुकिए थोड़ा फिर से बनाना, वो बकलिंग होता है वो यहाँ से होता है, ठीक है ना, थोड़ा नीचे, यानी कि जहाँ फिक्स है उस पोजीशन से थोड़ा नीचे बकल करता है। तो ये जो एल इफेक्टिव है इसका मान जो निकलेगा वो एल एक्चुअल में √2 करने के बाद निकलेगा, ठीक है। इस तरह से कॉलम का एक दूसरा केस मान लीजिए हम ले लेते हैं कि सिर्फ नीचे वाला फिक्स है, ऊपर वाला फ्री है। तो इस केस में ये तो एल एक्चुअल हो गया, एल एक्चुअल है ये वाला यहाँ से यहाँ तक, है ना, यहाँ से यहाँ तक। इसका एल इफेक्टिव जो लिया जाता है वो 2 टाइम्स एल लिया जाता है। तो ये हो गया एल इफेक्टिव का बात, ठीक है। सोम और आरसीसी में हम लोग जो पढ़ेंगे तो इसको और विस्तार से इस पर चर्चा करेंगे, और आने वाले चैप्टर है कंप्रेसर मेंबर, इस पे भी इसमें विस्तार से चर्चा होगा, ठीक है, एल इफेक्टिव पे। अब समझते हैं आर मिनिमम, ठीक है। तो आर मिनिमम क्या होता है? आर मिनिमम का नाम है, पहले तो आर का मतलब होता है रेडियस ऑफ जाइरेशन, रेडियस ऑफ जाइरेशन। तो इतना तो समझ में आ रहा है कि एक तरह का रेडियस है, ठीक है ना। अब क्या है देखते हैं, अब जाइरेशन का क्या मतलब है समझा जाएगा, ठीक है ना। यहाँ मिनिमम लिखा हुआ है इसलिए यहाँ पे मिनिमम लगा लीजिए कि मिनिमम रेडियस ऑफ जाइरेशन, ठीक। अब रेडियस ऑफ जाइरेशन क्या है, तो हम कहेंगे रेडियस ऑफ जाइरेशन इज अ डिस्टेंस, इट इज अ डिस्टेंस फ्रॉम अ पॉइंट, तो कौन सा पॉइंट? तो सेंट्रोइडल पॉइंट, यहाँ लिख देते हैं सेंट्रोइडल पॉइंट, फ्रॉम अ सेंट्रोइडल पॉइंट, ठीक। अब देखिए क्या है, तो यूं समझिए कि ये कॉलम का जो ये कॉलम है, ठीक है, कॉलम ही है या बीम ही है, समझिए कॉलम ही है, ठीक है ना। तो कॉलम का जो ऊपर वाला क्रॉस सेक्शन है उसको हम उठाए हैं, ठीक है। अब यहाँ क्या करिए कि एक्सिस खींचिए, पहले एक्स एक्सिस और फिर वाई एक्सिस। तो एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस खींचने पर जो पॉइंट बनेगा यही पॉइंट कहलाता है सेंट्रोइडल पॉइंट। इस सेंट्रोइडल पॉइंट से जो डिस्टेंस है ना, थोड़ा छोटा बड़ा हो गया है तो समझ लीजिए दोनों बराबर है, ठीक है। तो देखिए ये एक डिस्टेंस है, ठीक है, ये एक डिस्टेंस हो सकता है, ये एक डिस्टेंस है, ये एक डिस्टेंस है और ये एक डिस्टेंस। तो मान लीजिए कि ये वाला जो डिस्टेंस है ये सबसे ज़्यादा है, क्या है? सबसे ज़्यादा है। तो ये सब जो डिस्टेंस हम खींचे हैं ना, ये सब डिस्टेंस, यही डिस्टेंस सब है रेडियस ऑफ जाइरेशन, यानी कि सेंट्रोइड इट इज अ डिस्टेंस फ्रॉम अ पॉइंट, हाँ, इट इज अ डिस्टेंस। तो ये सब रेडियस है, ये सब रेडियस ऑफ जाइरेशन है। तो इसमें जो सबसे बड़ा वाला होगा, तो ये वाला मान लेते हैं सबसे बड़ा है, तो इसको लिखेंगे आर मैक्सिमम, ये मैक्सिमम रेडियस ऑफ जाइरेशन। इसमें जो सबसे छोटा होगा, मान लेते हैं ये वाला सबसे छोटा है, तो ये कहलाएगा आर मिनिमम। तो मेरे ख्याल से रेडियस ऑफ जाइरेशन जितना समझना है समझ लिया होंगे। तो सिलेंडर रेशियो क्या होता है? एल इफेक्टिव बाय आर मिनिमम। यानी कि हमको क्या करना पड़ेगा कि अगर ये कॉलम है फिक्स वाला, तो इसका पहले एल इफेक्टिव निकाल लेंगे। एल इफेक्टिव कैसे निकलेगा इसका? हम लोग जानते हैं इसका एल इफेक्टिव का वैल्यू क्या होता है, एक्चुअल का √2 करके पहले निकाल लेंगे हम लोग इसका एल इफेक्टिव। और आर मिनिमम जो है कोडल प्रोविज़न रहता है ना, जो भी आपको सेक्शन रहेगा उसका कोडल प्रोविज़न में आपको मिल जाएगा, आपको निकाल लेना है। अगर नहीं मिले तो इसका लिए भी फार्मूला होता है आर मिनिमम का। आर मिनिमम का फार्मूला भी कभी याद कर लीजिए। देखिए आर मिनिमम का फार्मूला क्या होता है? आर मिनिमम का फार्मूला होता है √I/A। आई क्या है? मोमेंट ऑफ इनर्शिया है, ए क्या है? एरिया है। इस पे
फिलहाल हम लोग मुद्दा से भटक जाएंगे, इसलिए सिलेंडर रेशियो को फिलहाल जितना समझना उतना समझ लिए हैं। अब वैल्यूज़ है वो याद करेंगे और हम लोग आगे बढ़ेंगे फिलहाल, ठीक है, क्योंकि ये सब बात फिर हम आगे भी बताएंगे, क्योंकि आर्टिफिशियल सॉन्ग में इसका काम पड़ेगा। जितना भी समझना था आप लोग को हम समझा दिए हैं, ठीक है। चलिए, तो 3 वैल्यू है जो आपको टेंशन मेंबर में याद करना है और 3 वैल्यू आपको कंप्रेशन मेंबर में भी याद करना है। तो देखिए, तो पहले बोलता है कि वो टेंशन मेंबर जिस पे सिर्फ और सिर्फ डेड लोड और सुपर इम्पोज लोड लग रहा है, उसमें हम लोग सिलेंडर रेशियो कितना रख सकते हैं। तो एक और बात समझिए, सिलेंडर रेशियो का मेन मकसद समझिए कि क्यों हम लोग इसको पढ़ते हैं। हम लोग इसलिए पढ़ते हैं कि मान लीजिए कि यहाँ पे एक सपोर्ट है, यहाँ पे एक सपोर्ट है, और यहाँ पे एक कोई आई सेक्शन रखा हुआ है, बीम सेक्शन रखा हुआ है, ठीक है। तो इन दोनों के बीच जो है ना, इन दोनों के बीच जो ये जो अनसपोर्टेड लेंथ है, अनसपोर्टेड जो अनसपोर्टेड लेंथ है, ये ज़्यादा ना हो जाए, है ना। अनसपोर्टेड मतलब ज़्यादा दूर तक हम लोग इसको अनसपोर्टेड नहीं छोड़ सकते हैं। तो कितना दूर तक अनसपोर्टेड छोड़ सकते हैं, यही बताता है हमको सिलेंडरनेस रेशियो। अब सिलेंडर रेशियो क्यों पढ़ते समझ गए कि कितना दूर तक अनसपोर्टेड छोड़ना है, वही हमको सिखाता है सिलेंडरनेस रेशियो, ठीक है। तो पॉइंट 1 पहला कि टेंशन मेंबर जो वो टेंशन मेंबर जो डेड लोड और सुपर इम्पोज लोड कैरी कर रहा है, उसको हम लोग अनसपोर्टेड कितना दूर तक छोड़ सकते हैं, तो उसका सिलेंडरनेस रेशियो निकल के आता है 180, ठीक है। कि वो टेंशन मेंबर जो लगा हुआ है रूफ ट्रस में, है ना, उसमें हम लोग कितना सिलेंडर रेशियो लेते हैं 350, ठीक है। अब रूफ ट्रस नहीं समझे तो थोड़ा समझ लीजिए रूफ ट्रस क्या होता है। ट्रस ऐसे तो ट्रस चैप्टर हम आगे समझाएंगे, लेकिन थोड़ा सा देख लीजिए ट्रस किस तरह का होता है ना। इस तरह का कुछ ट्रस होता है ना, इस तरह का ट्रस होता है। अब इस सब का अपना अपना नाम है, इसको राफ्टर कहते हैं, है ना। इसको जैसे कि इसको हम लोग क्या कहते हैं, इसको हम लोग पर्लिन कहते हैं। तो ट्रस में जो है से कि अगर टेंशन मेंबर है तो उसको हम उसका सिलेंडर रेशियो कितना लेंगे, तो 350 लेंगे, ठीक है। एक और क्वेश्चन लास्ट में पूछेगा कि मैक्सिमम टेंशन मेंबर का वैल्यू कितना ले सकते हैं, ये पूछा है। सिलेंडर रेशियो का मैक्सिमम वैल्यू कितना होता है टेंशन मेंबर, तो 400 होता है, ठीक है। 3 ही वैल्यू याद करना था कि एक बार जब टेंशन मेंबर पर सिर्फ डेड लोड और सुपर इम्पोज लोड लग रहा है, यानी कि लाइव लोड लग रहा है, सुपर इम्पोज लोड को ही तो लाइव लोड कहते हैं, उस कंडीशन में मैक्सिमम सिलेंडर रेशियो कितना लेना है, 180 लेना है। अगर टेंशन मेंबर यूज हो रहा है रूफ ट्रस में, है ना, रूफ ट्रस या ब्रेसिंग सिस्टम लिखेगा तो घबराना नहीं है, वहाँ 350 वैल्यू लिख दीजिएगा। और टेंशन मेंबर पूछेगा कि मैक्सिमम टेंशन मेंबर का वैल्यू कितना होता है, तो 400, ठीक है। तो इतना ही 3 वैल्यू इसमें याद करना है। अब आगे, अब हम लोग पढ़ेंगे नेट सेक्शनल एरिया। तो नेट सेक्शनल एरिया क्यों पढ़ाता है पहले समझिए, ठीक है ना। तो देखिए, हम रिवेटेड कनेक्शन के चैप्टर में आप लोग को सिखाए होंगे स्ट्रेंथ ऑफ प्लेट निकालने का फार्मूला, स्ट्रेंथ ऑफ सॉलिड प्लेट निकालने का फार्मूला सिखाए होंगे। सॉलिड प्लेट अगर याद हो तो बताइए, ठीक है ना। कि एक प्लेट कंसीडर किए थे, है ना। देखिए, शुरू से नहीं पढ़िएगा, वीडियो को नहीं देखे होंगे तो इसमें थोड़ा सा दिक्कत हो सकता है, क्योंकि मेरा कंसेप्ट सब वही सब चलेगा, ठीक है ना। तो यहाँ से यहाँ तक जो है इसका विड्थ है, इसका यहाँ से यहाँ टी थिकनेस दिया हुआ है, तो इससे बी और टी को गुना करिएगा तो क्या निकल जाएगा, एरिया निकल जाएगा। हम लोग स्ट्रेंथ कैसे निकालते हैं, स्ट्रेस इनटू एरिया से तो निकालते हैं, स्ट्रेस इनटू एरिया, है ना। अब मान लीजिए कि इसका एरिया हमको पता है ना, और इस पर स्ट्रेस लग रहा है टेंसाइल, तो टेंसाइल स्ट्रेस का को हम लोग कैसे नोट करते हैं, सिग्मा 80 से करते हैं, और एरिया क्या है, बी इंटू टी। तो एक फार्मूला होता है स्ट्रेंथ ऑफ सॉलिड प्लेट का, ठीक है, अगर ध्यान में आ रहा हो तो अब बात करते हैं यहाँ पर नेट सेक्शनल एरिया का। तो होता क्या है ना कि अगर हम लोग कंप्रेशन मेंबर पढ़ेंगे, तो वहाँ पे हम लोग ग्रॉस सेक्शनल एरिया का बात करते हैं। जैसे कि अभी हम लोग ग्रॉस सेक्शनल एरिया ही लिए, उसमें कोई काट छाट नहीं किए। अभी काट छाट का क्या मतलब समझिए, देखिए अगर जैसे कि टेंशन मेंबर रहेगा ना, टेंशन मेंबर रहेगा और उसमें रिवेटिंग किया हुआ रहेगा, है ना। तो हम लोग जब एरिया निकालेंगे ना, तो ये रिवेट को छाँट देंगे, ये हम मान लेंगे कि प्लेट में हिस्सा
हटा दिया गया है, मान कर लेंगे हटा भी दिया गया होता है, लेकिन कंप्रेसर मेंबर में मान के चलते हैं कि नहीं हटाया गया, लेकिन टेंशन मेंबर में एक्चुअल जो नेट एरिया बचता है, कितना एरिया बचेगा इतना हटाने के बाद, है ना, यही एरिया बचेगा। हाँ, हम इसको हैश कर देते हैं, तो इतना ही एरिया को लेके जो है कि डिजाइन किया जाता है टेंशन मेंबर के केस में, इसको भूल जाया जाता है, इसको हटा दिया जाता है, ठीक है। तो वही बात, तो लिखते हैं कि फॉर टेंशन मेंबर नेट सेक्शनल एरिया इज यूज्ड, और फॉर कंप्रेशन मेंबर ग्रॉस सेक्शनल एरिया इज यूज्ड, जो कि अभी स्ट्रेंथ ऑफ सॉलिड प्लेट निकाले एक तरह का ग्रॉस सेक्शनल एरिया ही निकाले, ठीक है। अब चलिए, अब हम आपको कुछ न्यूमेरिकल के माध्यम से ही नेट सेक्शनल एरिया पूरी अच्छी तरह से समझा देंगे, ठीक है। तो चलिए, पहला सवाल होता है कि स्ट्रेंथ कैलकुलेट करिए एक प्लेट का जो कि टेंशन मेंबर में जो टेंशन में है, और उसका बोला है कि कैलकुलेट द स्ट्रेंथ ऑफ ए प्लेट यूज्ड इन टेंशन मेंबर एंड कनेक्टेड बाय 12 mm रिवेट, 12 mm रिवेट से जो है कि इसको जोड़ा गया है। सिग्मा 80 का वैल्यू बोल रहा है 150 लेने के लिए, और थिकनेस ऑफ प्लेट टी है, ठीक है। तो ठीक है, तो कैसे निकलेगा, तो सबसे पहले स्ट्रेंथ ऑफ प्लेट निकालना है। तो स्ट्रेंथ ऑफ प्लेट का फॉर्मूला क्या होता है, जानते हैं ना, अभी तो बताएं कि स्ट्रेंथ ऑफ प्लेट का जो फार्मूला है वो होता है सिग्मा 80 इंटू एरिया, सिग्मा 2 इंटू एरिया, फ्रॉम से बाहर टू एरिया, ठीक है, ठीक है, ये क्वेश्चन। तो यहाँ पहले एक फिगर बना लीजिए, तब ज़्यादा समझ पाइएगा। इस फिगर में दिया क्या क्या है कि इसका विड्थ जो है 200 mm दिया हुआ, ठीक है। यहाँ पर लैप 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 ज्वाइंट किया हुआ है, ठीक है ना, तो 2-3 रिवेट दिया हुआ है, ठीक है। और इसमें बी का मान मिल गया, टी का मान कितना दिया भाई, तो टी का मान यहाँ लिख दिया है 6 mm, टी का मान 6 mm, ठीक है। और क्या चाहिए अपन को, और अपन को चाहिए नॉमिनल डायमीटर कितना दिया है, नॉमिनल डायमीटर क्वेश्चन में दिया हुआ है 12 mm, ठीक है। तो ये क्वेश्चन है हमारे पास, और कोई डेटा हम लोग को नहीं चाहिए, ठीक है। सिग्मा 80 का वैल्यू हम जान ही रहे हैं कि 150 दिया हुआ है, ठीक है। तो आप क्वेश्चन समझ लीजिए कि स्ट्रेंथ ऑफ प्लेट निकालना है, जिसमें कि क्या क्या दिया हुआ है, प्लेट 200 mm का है, जिसका थिकनेस 6 mm का है, 3 को रिवेट मारा है, जिसका डाया 12 mm का है, और सिग्मा 80 का 150 लेने बोल रहा है। अब बोल रहा है कि स्ट्रेंथ ऑफ कैलकुलेट बताइए, स्ट्रेंथ ऑफ प्लेट बताइए, तो ठीक है। तो हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पर हम लोग को यहाँ पे पहले एरिया निकालना पड़ेगा, ठीक है ना। एरिया निकालेंगे तब ना सिग्मा 80 से गुना करेंगे, सिग्मा 80 तो दिया हुआ है, तो इसका जो एरिया निकलेगा, चूंकि टेंशन मेंबर है इसलिए इसका एरिया जो निकलेगा वो नेट एरिया निकलेगा, ठीक है ना। तो नेट एरिया कैसे निकालेंगे, ये जो बी है, ये बी में ये विड्थ में कितना घट गया है, ये 3 को डाया हमको घटाना पड़ेगा, ठीक है ना। तो फार्मूला बनता है इसका बी माइनस डी, ठीक है। तो कै बार डी है इसमें, तो 3 बार डी है, तो फार्मूला में तो यहाँ पे एन लिख दीजिए कि जैसे कि मान लीजिए इस क्वेश्चन में 2 गो डी रहता है, दो गो छेद रहता है, तो 2 इंटू डी करते 3 गो है तो 3 इंटू डी करेंगे, तो फार्मूला आता है एन इंटू डी इंटू टी, तो ये एरिया हो जाएगा। हम लोग जनरल एरिया जब इसमें रिवेटिंग नहीं हुआ होता तो एरिया क्या लिखते हैं, सीधे बी इंटू टी, 2 डायमेंशन गुना करने पर एरिया आता है, लेकिन यहाँ पे क्या है कि 3 तो छेद है, तो इस बी में से 3 तो छेद हटाना पड़ेगा, ठीक है ना। तो बी कितना 200, एन कितना बार है इसमें 3 बार है, डी कितना लेना है, तो देखिए डी जो दिया हुआ है ये हमको कितना दिया हुआ है, नॉमिनल डायमीटर दिया हुआ है, तो हमको ग्रॉस डायमीटर बनाना पड़ेगा ना। तो ग्रॉस डायमीटर का फार्मूला क्या होता है, नॉमिनल में कितना जोड़ना पड़ेगा, 25 से कम है तो 25 से कम है तो 1.5 जोड़ना पड़ता है, तो यहाँ 1.5 हम लोग जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा 13.5 mm, तो यहाँ 13.5 mm लिख दीजिए, 13.5 mm। और थिकनेस कितना दिया हुआ है इसमें, तो थिकनेस है यहाँ 6 mm। इसको जब कैलकुलेट करिएगा तो निकल के आएगा, मेरा कैलकुलेट किया हुआ है 975 mm स्क्वायर। अब क्या निकालना है, स्ट्रेंथ ऑफ प्लेट निकालना है, तो स्ट्रेंथ ऑफ प्लेट नीचे जगह नहीं तो वहाँ फार्मूला भी लिखा हुआ है तो यहीं घुसा देंगे। सिग्मा 80 का वैल्यू कितना 150, एरिया कितना निकाले 975, इसको गुना कर लीजिएगा 975, ठीक है, दोनों को गुना कर लीजिएगा तो मेरा वैल्यू निकला हुआ है कितना 1,43,550, तो यही स्ट्रेंथ ऑफ प्लेट है,
समझे नेट सेक्शन एरिया का। इसमें अभी और न्यूमेरिकल बना के प्रैक्टिस करवाते हैं, ठीक है ना। अब जैसे कि थोड़ा एक बड़ा क्वेश्चन है, पर देखिए, ठीक है। इसको तो ऐसे ही बताते हैं। यहाँ लिखता है कैलकुलेट द स्ट्रेंथ ऑफ प्लेट यूज एज टाइम मेंबर। हाँ, कैलकुलेट द स्ट्रेंथ ऑफ प्लेट यूज एज टाइम मेंबर कनेक्टेड बाय मींस ऑफ 22 mm डायमीटर रिवेट इन डायमंड रिवेटिंग। डायमंड रिवेटिंग क्या हुआ है, ठीक है, जैसा कि फिगर में दिया हुआ है। तो 200 mm का बी है, विड्थ ऑफ प्लेट है। उसके बाद फिर डाया कितना दिया हुआ है, 22 mm का है। थिकनेस दे दिया है 12 mm का प्लेट का, ठीक है। तो सबसे पहले क्या किया है, अब जैसे कि देखिए यहाँ पे, यहाँ एक एक रिवेट है, यहाँ 2 रिवेट है, यहाँ 3 रिवेट है। तो हमको क्या करना होगा ना कि जिसका एरिया सबसे कम आएगा ना, है ना, जिस सेक्शन का एरिया सबसे कम आएगा तो वही टूटेगा। प्लेट के टूटने की संभावना कहाँ रहेगी, स्ट्रेंथ सबसे ज़्यादा कम कहाँ रहेगा, जहाँ पे एरिया जो है कम आएगा, ठीक है ना। हमको पता है कि एरिया सबसे बेसी कम यहीं आएगा, ठीक है ना, लेकिन इसको कैसे निकालेंगे वो हम दिखाते हैं। और जो एरिया कम आएगा उसी कम एरिया को हम लोग स्ट्रेस से गुना करेंगे और उसका स्ट्रेंथ निकाल लेंगे प्लेट का। तो देखिए, तो पहले तो नॉमिनल डायमीटर को ग्रॉस डायमीटर बना लीजिए, 22 में जोड़ दिए 1.5 तो 23.5 हो गया, ठीक है। एट सेक्शन 1 इस सेक्शन पे जो है कि हम लोग नेट सेक्शन एरिया निकाल रहे हैं। एरिया का फॉर्मूला हमको पता है कि बी माइनस एन डी इंटू टी होता है। तो बी का मान कितना, 200। क्या गो रिवेट है इसमें, एन का मान एक ही रखाएगा, एन का मान, डी का मान कितना 23.5 इंटू टी का मान दिया हुआ है 12, गुना करेंगे तो 2118 mm² आ जाएगा। अब चलते हैं सेक्शन 2 पे, ठीक है ना। तो नेट सेक्शन एरिया फार्मूला वही फिर से, बी का मान 200, एन कैट यहाँ रिवेट है 2 तो एन का मान यहाँ हो जाएगा 2, और डी जो है यहाँ 23.5 ही है, फिर 12 से गुना कर देंगे, थिकनेस ये आया 1836 mm², ठीक है। अब चलेंगे सेक्शन 3 पे, यहाँ नेट सेक्शन एरिया फार्मूला फिर वही, ठीक है। बी का मान 200, इस बार एन कितना है, 1 2 3 है, 1 2 3 है ना यहाँ पे। तो एक एन का मान 3, डी का मान वही 23.5, फिर इंटू थिकनेस 12 से गुना करेंगे तो आ जाएगा 1554। तो देखिए यहाँ पे क्या लिखना है कि मिनिमम एरिया नेट जो है, ए नेट जो है कहाँ मिला है, सेक्शन 3 पे मिला है। सो हम लोग क्या करेंगे, टेंशन मेंबर को डिजाइन करेंगे अलोंग सेक्शन 3। देखिए जो सेक्शन पे डर रहता है टूटने का ना, उसी के हिसाब से डिजाइन होता है, ठीक है। तो स्ट्रेंथ ऑफ प्लेट का फॉर्मूला पता है, सिग्मा 80 इंटू ए नेट। तो ए सिग्मा 80 का वैल्यू 150 और ए नेट का वैल्यू जो सबसे कम आया उससे गुना करिएगा तो वैल्यू ये आ जाएगा। अब मेरे ख्याल से समझ गया हूँ। अब एक और चीज़ में समझना है, एक और क्वेश्चन ये है स्टैगर्ड पिच का। हम आपको चाहते तो बस फार्मूला बता के निकल जाते, यहाँ पे एक स्पेशल फार्मूला आता है, तो फार्मूला है S²/4G, है ना, स्टैगर्ड पिच का। हम ऐसे भी बता के निकल सकते थे, लेकिन बिना न्यूमेरिकल के आप कोई बात फील नहीं होगा, ठीक है ना। तो देखिए इसको बना के दिखाते हैं, ऐसे नहीं होगा। देखिए क्वेश्चन थोड़ा पढ़ लिए कि एक प्लेट है जिसका साइज 250 इंटू 14 यानी कि बी दिया हुआ है और टी दिया हुआ है, और इसमें रिवेट कितना 22 mm का रिवेट मारा है ना, और प्लेट में टेंशन लग रहा है और सिग्मा 80 का वैल्यू दिया हुआ है। इसके अलावा बाकी डिटेल फिगर में दिया हुआ है, ठीक है ना। तो डिटेलिंग हम लिखेंगे तभी आप समझिएगा, ठीक है ना, कि क्या है। ठीक है, क्वेश्चन यहाँ दिख रहा है। अब हम लोग एक बट जॉइंट बनाते हैं। ठीक है, तो अब इस प्लेट का स्ट्रेंथ कैसे निकलेगा, ठीक है। तो जैसा कि पिछला सवाल में हम लोग यहाँ किए थे कि अलग अलग सेक्शन पे जाकर देखे थे कि किसमें सबसे कम एरिया आया था, उसी को कंसिडर किए थे, ठीक है ना। उसी तरह से यहाँ पे हम लोग के पास 2 सेक्शन है, पहले ये समझना होगा। एक सेक्शन ये है, इसका नाम दे देते हैं 1 ठीक है। और दूसरा सेक्शन जो हमारे पास है वो है ये और ये। कहने का मतलब है प्लेट या तो फटेगा सीधा सीधा, या दूसरा इस तरीके से प्लेट फटेगा, ठीक है ना। इसका नाम देते हैं 1 तो यहाँ है ही, 2
3 4 5, ठीक है। तो सबसे पहले देखते हैं एरिया किसके अलॉन्ग छोटा है, ठीक है ना। तो इस क्वेश्चन का जितना भी डेटा है, जैसे कि कितना ये विड्थ ऑफ प्लेट 200 mm है, हाँ ठीक है ना। इसका यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस क्या कहलाएगा, यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस क्या कहलाएगा, अगर ये फोर्स के परपेंडिकुलर है तो गेज कहलाएगा, है ना। दो पिच के बीच का डिस्टेंस क्या कहलाता है, गेज कहलाता है, ठीक है ना। तो एक रिवेट ये इसका सेंटर यहाँ है, इसका सेंटर यहाँ है, तो ये दोनों के बीच का डिस्टेंस जो गेज जो है डिस्टेंस है वो दिया हुआ है इस क्वेश्चन में, कितना 60 mm। 60 यहाँ है, 60 यहाँ है, 60 यहाँ है, ठीक। और ये जो पिच है ना, हॉरिजॉन्टल पिच जो है इसका दिया हुआ है 50 mm, ठीक है ना। दोनों क्वेश्चन में वही बात है, यहाँ 50 mm दिया हुआ है और यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस जो है 60 है, 60 mm गेज डिस्टेंस दिया हुआ है, ठीक है, ठीक। तो सबसे पहले इस सेक्शन 1 के लोग ए नेट निकालते हैं, ठीक है। इसका ग्रॉस डायमीटर नॉर्मल डायमीटर पहले कर लीजिए, है ना। तो ग्रॉस डायमीटर 22 है, तो अब तो इतना प्रैक्टिस हो गया होगा कि नॉमिनल डायमीटर 22 है तो ग्रॉस डायमीटर 23.5 होगा, ठीक है ना। सीधे फॉर्मूला लिखते हैं कि बी माइनस एन डी इंटू टी। तो बी कितना है 200, एन कितना है इस सेक्शन पे, खाली हम लोग ए नेट कहाँ निकाल रहे हैं, सेक्शन 1 पे निकाल रहे हैं। तो सेक्शन 1 पे नंबर ऑफ रिवेट कितना है 1 2 इस सेक्शन पे, तो 2 लिख लेंगे। डायमीटर कितना है नॉमिनल ग्रॉस डायमीटर, तो 23.5 हो जाएगा, क्योंकि हमको क्वेश्चन में 22 दिया हुआ है नॉमिनल डायमीटर 23.5। टी का मान कितना, टी का मान देखिए 14 दिया हुआ, 250 इंटू 14, 250 क्या है हमारा ब्रेड्थ है, 14 क्या है हमारा थिकनेस है। इसको करिएगा कैलकुलेट तो आ जाएगा 2842 mm², ठीक बात। अब हम लोग निकालेंगे ए नेट किसके अलाउंग निकालेंगे, तो ये सेक्शन है 1 2 3 4 5 उसके अलाउंग, ठीक है। तो ठीक है, ए नेट अलाउंग 1 2 3 4 5 के अलाउंग। तो देखिए इसका कैसे निकलेगा, ये कैसा, इसमें पिचिंग किस तरह का है, स्टैगर्ड पिचिंग है। तो फार्मूला पहले वही है कि बी माइनस एन डी, ठीक है, यहाँ तक वही बात रहेगा, लेकिन यहाँ एक तो फार्मूला जुड़ेगा इसमें, एन डैश एस स्क्वायर बटा 4g। हमको बस इतना ही बता के आगे बढ़ जाते तो मेरा काम हो जाता, लेकिन बात है कि फिर आपको समझ में नहीं आता और भूल भी जाते हैं आप, ठीक है। तो यहाँ पे ए नेट का इस तरह से निकलता है स्टैगर्ड पिचिंग के केस में। देखिए इसमें कौन एन डैश क्या है, एस क्या है, देखिए पहले। तो बी तो वही 200 mm, ठीक है। इसमें एन कितना, रिवेट कितना, 1 रिवेट 2 रिवेट 3 रिवेट 4 रिवेट, तो 4। डी का मान कितना, तो 23.5, ठीक है। अब आगे यहाँ से जो समझने वाली बात है, देखिए प्लस एन डैश होता है कि स्टैगर्ड पिच कितना है इसमें, ठीक है ना, टोटल नंबर ऑफ स्टैगर्ड पिच, ठीक है ना। तो देखिए एक पिच 2 पिच 3 पिच, तो यहाँ हो जाएगा 3। एस क्या है, एस यही हॉरिजॉन्टल पिच का डिस्टेंस है, ठीक है ना। तो यहाँ से यहाँ तक के बीच में जो एस जो डिस्टेंस है वो हो जाएगा 50 का स्क्वायर। अब 4g क्या है, 4g है फॉर्मूला में, तो 4 हो गया और g हो गया आपको गेज डिस्टेंस, तो हो गया 60, ठीक है ना। इसको जब कैलकुलेट करिएगा आएगा 2621.5 mm²। तो कौन एरिया छोटा है, यही छोटा है, तो स्ट्रेंथ इसी से निकलेगा, ठीक है। तो यहाँ तक बात समझ गए। यहाँ देखिए कि ए नेट इज मिनिमम एट सेक्शन 1 2 3 4 5, सो इट डिजाइंड अलोंग दिस सेक्शन। तो ये जो डिजाइन किया जाएगा सेक्शन जो जहाँ से टूट रहा है या जहाँ से कमजोर है उसी के अलोंग। तो स्ट्रेंथ ऑफ प्लेट सिग्मा 80 इंटू ए नेट, सिग्मा 80 का वैल्यू 150 गुना 2621.5, तो ये आंसर निकल जाएगा। तो आपको याद क्या करना था इसमें, आपको बस हमको याद करवाना था s² बटा 4g, ठीक है। इस स्टैगर्ड पिच का फार्मूला है, ठीक। अब आगे अब हम लोग सीखने वाले हैं नेट सेक्शनल एरिया फॉर एंगल एंड टीज इन टेंशन। तो ये डायरेक्ट फार्मूला है, इसमें देखिए कैसे हो गया। तो इसका 3 केस है, केस 1, केस 2 और केस 3। केस 3 तो पार हो जाएगा, तो केस 2
अच्छा पहले केस 1 केस 2 करते हैं, केस 3 भी हो ही जाएगा। चलिए, तो केस 1 में है कि जब एक सिंगल एंगल सेक्शन, जब एक सिंगल एंगल सेक्शन कनेक्टेड हो किसी गसेट प्लेट से, तो मान लीजिए यहाँ गसेट प्लेट बना है और सिंगल एंगल सेक्शन को जो है लाके इसमें कनेक्ट कर देते हैं, डिवेटिंग के माध्यम से कनेक्ट कर देते हैं, ठीक है ना, कनेक्ट कर दिए। तब ए नेट का फार्मूला क्या होगा, यही जानना है पहली बात। दूसरी बात में जानना है कि अगर एक गसेट प्लेट के सेम साइड में, एक ही साइड में दो एंगल सेक्शन को लाके जोड़ दिया गया है, ठीक है ना, तब ए नेट क्या होगा, ठीक है। अब तीसरा कंडीशन है, तीसरा कंडीशन आपको हम यहाँ बनाते हैं, केस 3 मुझे यहाँ है। तीसरा केस है कि जब एक प्लेट के दोनों साइड, है ना, दोनों साइड, इसमें सेम साइड है, इसमें दोनों साइड में एंगल सेक्शन जोड़ दिया गया है, तब उस कंडीशन में क्या होगा, ए नेट, ठीक है, ठीक है। तो देखिए ए नेट का फॉर्मूला तीनों के लिए कांस्टेंट है, ठीक है ना, ए नेट का फॉर्मूला तीनों के लिए कांस्टेंट है कि A1 प्लस A2 के होता है, ठीक है, ये तीनों के लिए सेम ही है, ठीक है ना। लेकिन जो के का मान है ना वो डिफरेंट डिफरेंट होता है। जब सिंगल लेग कनेक्टेड है तब के का जो वैल्यू है, के कांस्टेंट है, उसका वैल्यू हो जाएगा 3A1 बटा 3A1 प्लस A2, इसका फॉर्मूला ये है। जब सेम साइड ऑफ गसेट प्लेट में, सेम साइड ऑफ प्लेट में दो एंगल कनेक्टेड है, तब इस के का मान यहाँ पे हो जाता है 5A1 बटा 5A1 प्लस A2, ठीक है। और यहाँ पर इस कंडीशन में जब गसेट प्लेट के दोनों साइड एंगल सेक्शन लगा हुआ हो, उस कंडीशन में यहाँ पे जो के का मान है, ये के का मान हो जाएगा 1। के का मान 1 कब होगा, जब इस ये जो तीसरा केस है, इस केस में इस पे ना टेंशन लग रहा हो, टेंशन नहीं लग रहा हो। तो जब टेंशन नहीं लग रहा हो तो यानी कि कहने का मतलब है कि एक तरह का टैकिंग रिवेट का काम में आ रहा हो। जब रिवेट, इसका टैकिंग रिवेट हम पढ़ाए हैं कि टैकिंग रिवेट क्या होता है कि जब कोई सेक्शन को जोड़ के रखने के लिए जो रिवेटिंग किया जाता है, वो स्ट्रेस या फोर्स नहीं झेल रहा होता है, वो बस क्या करता है, इसको यूनिफाई करके रखा हुआ होता है। ये हम 2 वीडियो से ही बात बोल रहे हैं, उसको टैकिंग रिवेट कहते हैं कि एक रिवेट यहाँ लगा, एक रिवेट यहाँ लगेगा, तो इस तरह का जो कंडीशन को टैकिंग रिवेट कहते हैं। उस कंडीशन में इसके का मान 1 हो जाएगा। और अगर टैकिंग रिवेट में काम नहीं कर रहा हो तो तब जो है यही कंडीशन हो जाएगा, नहीं हो जाएगा। यहाँ एक साइड लगा हुआ, इसको मान लीजिए 2 साइड लगा दीजिएगा, है ना, तो क्या हो जाएगा, तो वैल्यू क्या हो जाएगा के का, तब यही हो जाएगा, ठीक है ना। जब व्हेन टैकिंग इज डन, व्हेन टैक रिवेट इज डन, तब के का मान यही। जब टैक रिवेट ना हो तो के का मान यही वाला चलेगा, 3A1 प्लस 3A1 प्लस A2, ठीक है। मैं ख्याल से बात समझ गए, नोट्स में सारा चीज़ लिखा हुआ है, तो समझ लेंगे, ठीक है, कि सिंगल एंगल कनेक्टेड बाय वन लेग ओनली, तब नेट इफेक्टिव एरिया क्या होता है, A1 प्लस A2 के। सबके लिए यही होता है, सिंगल एंगल कनेक्टेड है तब भी ए नेट बराबर A1 प्लस A2 के, जब डबल एंगल कनेक्टेड है तो भी A1 प्लस A2 के हो जाएगा, ठीक है। और तीसरा केस में भी यही फार्मूला होता है। बाकी हम समझा ही दिए आपको, ये वाला वैल्यू आपको इम्पोर्टेंट है, ठीक है। चलिए अब आगे, तो आगे जो है वो है परमिसिबल स्ट्रेस इन एक्सियल टेंशन। तो एक मिनट, तो देखिए कुछ बात अभी ध्यान रखिए कि हम ऐसे पहले भी बताए हैं और अभी भी जान लीजिए कि मेंबर्स के लिए, स्टील मेंबर्स के लिए, चाहे वो कंप्रेशन में हो, टेंशन में हो, बेंडिंग कंप्रेशन में हो, बेंडिंग टेंशन में हो, सबका वैल्यू फिक्स है, कोड बता दिया है वैल्यू सबका, ठीक है ना। मैक्सिमम शियर के केस में क्या होता है, एवरेज शियर के केस में क्या होता है, हाँ। तो मेंबर्स के लिए परमिसिबल स्ट्रेस कितना कितना होता है हम बताते हैं। तो देखिए, अगर कोई मेंबर एक्सियल टेंशन में है या एक्सियल कंप्रेशन में, ठीक है ना,
तो उसका वैल्यू होता है 150 न्यूटन mm²। ये बात का एहसास तो हो चुका होगा क्योंकि इसके पहले जो न्यूमेरिकल बनाया है उसमें हम लोग सिग्मा 80 का वैल्यू यही ले रहे थे, तो सिग्मा 80 का वैल्यू तो एक्सियल टेंशन। ठीक, ये आता कहाँ से, सवाल यही है। तो स्टील कोड में बता दिया गया है कि ये वैल्यू डिराइव किया गया है जब 0.6 को गुना किया गया था Fy से तब। अभी Fy क्या है, तो ये Fy है यील्ड स्ट्रेस, स्टील का यील्ड स्ट्रेस को ही हम लोग Fy कहते हैं, और इसका मान जो है Fy का 250 न्यूटन पर mm² माना जाता है। अब यील्ड स्ट्रेस क्या है, थोड़ा बहुत अगर पढ़े होंगे सोम तो उसमें सुने होंगे कि क्या किया गया कि एक स्टील मेंबर पे स्ट्रेस और स्ट्रेन का जैसे कि ग्राफ जब खींचा गया, ठीक है ना, तो इसका जो यील्ड वैल्यू है ना, इसका यील्ड वैल्यू जो है यहाँ देखिए अपर यील्ड है, लोअर यील्ड है, तो अपर यील्ड जो है इसका 250 न्यूटन पर mm² लगाने पर इसका अपर यील्ड आ गया था। ठीक है ना, यानी कि हम लोग ये मान के चलते हैं कि हम लोग जो डिज़ाइन करेंगे वैल्यू वो यील्ड स्ट्रेस से नीचे ही होना चाहिए, कम होना चाहिए। ठीक है ना, यील्ड स्ट्रेस के पार नहीं जाना चाहिए। ठीक है ना, और हम लोग जब डिज़ाइन करेंगे तो यील्ड स्ट्रेस तो बहुत आगे हम लोग परमिसिबल पे करते हैं। देखिए कहाँ 250 है, हम लोग 150 पे डिज़ाइन कर रहे हैं अपना फैक्टर ऑफ सेफ्टी लेकर। ठीक है ना, तो फैक्टर ऑफ सेफ्टी लगाया जाता है, तो फैक्टर ऑफ सेफ्टी इसके केस में होता है 1.67, यानी कि अगर आप 250 में 1.67 को डिवाइड करिएगा तो आपको वैल्यू निकल के आ जाएगा 150। ठीक है, तो ठीक है, यहाँ तक बात समझ में आया कि एक्सियल टेंशन और कंप्रेशन का जो वैल्यू है 0.6 Fy होता है। 0.6 इंटू 250 करिएगा तो आपको 150 आ जाएगा न्यूटन पर mm², यहाँ भी आ जाएगा। ठीक है, या फिर आप ऐसे भी करिएगा, Fy में फैक्टर ऑफ सेफ्टी से डिवाइड करिएगा तो भी आपको वर्किंग आ जाएगा। वर्किंग है ना, वर्किंग स्ट्रेस कहते हैं या परमिसिबल स्ट्रेस कहते हैं या अलाउएबल स्ट्रेस कहते हैं, एक ही नाम है। ठीक है ना, वर्किंग कहें, परमिसिबल कहें या अलाउएबल कहें, है ना। जब 250 में आप फैक्टर ऑफ सेफ्टी कितना बताया मैक्सिल इसका 1.67 से डिवाइड करिएगा तब भी आपको 150 आ जाएगा। ठीक है, तो अब आगे अब है स्ट्रेंथ ऑफ ए मेंबर इन एक्सियल टेंशन। तो बहुत तरह का मेंबर होता है, उसके लिए अलग अलग सिग्मा 80 का थोड़ा वैल्यू है, इसमें थोड़ा सा अंतर है, इसमें थोड़ा सा है, क्या देख लीजिए कि अगर कोई टाइप ऑफ सेक्शन, यहाँ पर हम सीरियल नंबर लिखे हैं, यहाँ टाइप ऑफ सेक्शन लिखे हैं या थिकनेस या डायल लिखा हुआ है कि अगर सेक्शन एंगल है टी है, आई सेक्शन है, चैनल है, फ्लैट या प्लेट है और उसका थिकनेस अगर 20 mm तक है तो सिग्मा 80 का वैल्यू 150 रखना है। अगर 20 से ज़्यादा है और 40 तक है तो 144 रखना है। अगर 40 mm से ज़्यादा थिकनेस है तो 138 लेना है। ठीक है, तो कितना वैल्यू आपका रखना है 150, 144, 138। कब कब किसके बारे में बात हो रहा है, एंगल है, टी है, सी है, एंगल सेक्शन है, टी सेक्शन है, चैनल सेक्शन है, प्लेट है, फ्लैट है। उस केस में अगर थिकनेस उस प्लेट का, एंगल सेक्शन का या आई सेक्शन का 20 mm तक है तो 150 लेना है सिग्मा 80 का वैल्यू। 20 mm से लेकर 40 mm तक है तो 144 लेना है, और अगर 40 mm से ज़्यादा है तो 138 लेना है। ठीक है, वही फिर वही दूसरा। अब बार्स में, बार्स में कैसा, तो बार्स में हम लोग बार बने छड़, बार के केस में अगर 20 mm तक है तो वही 150, 20 mm से ज़्यादा है तो 144। ठीक है, अब हम लोग दूसरे पार्ट में पढ़ेंगे लेग एंगल के बारे में, शेयर एंगल के बारे में, और जो भी कुछ बचा हुआ है टेंशन मेंबर में उसके बारे में। ठीक है।